नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष परिवार में। आज मैं आपके समक्ष एक नया सत्र लेकर आया हूं जो बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर जगह संविधान पढ़ते समय या पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ते समय हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। और ये सत्र आपका बहुमत से संबंधित है, यानी मेजॉरिटी से संबंधित है। तो आज हम देखेंगे कि भारत देश में बहुमत कितने प्रकार का होता है, यानी मेजॉरिटी हमारे भारत देश में कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जब आप अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, तो आप अक्सर ये देखते हैं कि पर्टिकुलर कोई विधेयक पारित हुआ, ये इस बहुमत से पारित हुआ, इस बहुमत से पारित हुआ। तो कोई विधेयक किस बहुमत से पारित होता है और उस बहुमत में जो समर्थन होता है, उस समर्थन के लिए कितने लोगों की सहमति की जरूरत होती है। तो जैसे नाम आप लोगों ने सुना होगा, सामान्य बहुमत, पूर्ण बहुमत, विशेष बहुमत, ठीक है। तो इन सारे के सारे बहुमत के बारे में हम लोग विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। सामान्य अर्थ में आप देखते हैं जब कि बहुमत क्या है, तो सामान्य अर्थों में आप इस बात से अंदाजा लगाते हैं कि भैया आधे से एक अधिक की जो संख्या होती है उसी को बहुमत कहते हैं। आधे से एक अधिक यानी 50% प्लस 1, 51% नहीं। अक्सर लोग गलत कर देते हैं, 51% समझ लेते हैं, नहीं, 50% प्लस 1। सामान्य अर्थ आप ये लगाते हैं, जैसे सरकार बनती है तो सरकार, बहुमत से सरकार बनती है तो उसको कुल सीटों का आधे से एक अधिक क्या करना होता है, प्राप्त करना होता है। लेकिन ये तो हो गया सामान्य अर्थ। लेकिन अन्य अलग अलग प्रकार के जो बहुमत होते हैं, जैसे सिंपल मेजोरिटी हो गया, स्पेशल मेजोरिटी हो गया, उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करें। ये कौन से हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है और 90% काम सदन में जिस बहुमत से होता है, उसी के बारे में हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे, जिसे हम लोग सामान्य बहुमत के नाम से जानते हैं, यानी इसे सिंपल मेजॉरिटी के नाम से जानते हैं। सामान्य बहुमत या सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। अब सामान्य बहुमत क्या होता है कि किसी भी सदन में, जैसे आप लोकसभा की आप बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पर बहुमत का इस्तेमाल सामान्यतः सदन में होता है, विधेयक को पारित करने के लिए होता है, संविधान संशोधन के लिए होता है। राज्यों में भी सदन होते हैं। खैर, राज्यों में संविधान संशोधन विधेयक नहीं आते हैं, लेकिन राज्यों में भी सामान्य कानून बनते हैं। तो राज्यों में भी जो सदन है, वहां पर भी विधेयक को पारित होने के लिए बहुमत का इस्तेमाल होता है। तो सदन की जो संख्या है, यानी सदन की जो उपस्थित संख्या है, उपस्थित प्लस वोट देने वाले। अब यहां उपस्थित या वोट देने वाले या उपस्थित प्लस वोट देने वाले, आप दोनों कह सकते हैं बाई 2 प्लस 1, यानी उनका आधे से एक अधिक। अब उदाहरण के तौर पे समझने की कोशिश करिए, जैसे लोकसभा की जो संख्या होती है वो 543 है। अब 543 में मान लीजिए कि 500 लोग उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये शर्त भी आप इसमें इंक्लूड करके रखिएगा कि उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं। तो उसका आधे से एक अधिक से अगर कोई विधेयक पारित होता है तो उसे हम कहते हैं सामान्य बहुमत से। यानी किसी बिल के लिए या किसी विधेयक को पारित होने के लिए सामान्य बहुमत की जो आवश्यकता होती है, उस सामान्य बहुमत में चाहिए क्या कि संख्या जो आपकी है उसमें जो सदस्य उपस्थित हैं, उपस्थित का आधे से एक अधिक। जैसे लोकसभा की मान लीजिए संख्या 543 और 543 में 500 लोग उपस्थित हैं, तो उपस्थित कार्यवाही में उपस्थित हैं, उसका आधे से एक अधिक, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं, यानी सामान्य बहुमत कहते हैं। अब देखिए, उपस्थित हैं तो प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर सदन की प्रक्रिया में, हाउस की प्रक्रिया में भाग ले रहा है, तो वो इस मतदान का हिस्सा होगा। कहने का मतलब कि मतदान करने वाला क्यों लिखा हुआ है, इस बात को समझने की कोशिश करिए। उपस्थित और प्रेजेंट एंड वोटेड बाई 2 + 1 ये कहा जाता है जनरली। तो ये वोटिंग वाला सीन क्यों रखा गया है, तो इसका सीधा सा अर्थ है सर कि सदन चल रहा है, मतदान होने लगा, अब डायरेक्ट कोई आकर मतदान में नहीं भाग ले सकता है, ठीक है। मतदान के समय सदन के दरवाजे बंद हैं। हालांकि सदन के दरवाजे कभी बंद नहीं होते हैं, लेकिन मतदान ही एक ऐसी अवस्था होती है जिस समय सदन के दरवाजे बंद हैं। अब
कोई व्यक्ति प्रक्रिया में नहीं है और डायरेक्ट मतदान में, तो ऐसा संभव नहीं होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि उपस्थित और मतदान करने वाले, यानी जाहिर सी बात है जो उपस्थित होगा वो प्रक्रिया में भाग ले रहा है, प्रक्रिया में भाग ले रहा है तो उसे मतदान की अनुमति है। ठीक है, तो उपस्थित और मतदान करने वालों का आधे से एक अधिक, या आप ऐसे कह सकते हैं कि सदन की जो कुल संख्या है उसमें जो लोग अब्सेंट हैं, टोटल संख्या जो है उसमें, संख्या का मतलब 543 को समझिएगा, जैसे लोकसभा के मामले में 543। ठीक है, तो जो अनुपस्थित हैं उनको निकाल दिया जाए तो जो संख्या बची उसका आधे से अधिक, इसको हम क्या कहेंगे? सामान्य बहुमत कहेंगे, यानी सिंपल मेजोरिटी कहेंगे। हमारे यहां संसद में ज्यादातर कार्य इसी बहुमत से होता है। जितने भी सामान्य कानून इस देश में बनते हैं, जिसे आप जनरल लॉज कहते हैं, सिंपल लॉज कहते हैं, वो सब इसी बहुमत से पारित किए जाते हैं। राज्यों में जितने भी सामान्य कानून बनते हैं वो सामान्य कानून इसी बहुमत से पारित, यानी 90% कार्य वो सिंपल मेजोरिटी से होता है, यानी सामान्य बहुमत से होता है। ठीक है, चलिए दूसरे बहुमत पर आते हैं और दूसरा देखते हैं क्या है। तो एक मेजोरिटी है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसको हम लोग सर कहते हैं प्रभावी बहुमत, यानी इफेक्टिव मेजोरिटी, या लक्ष्मीकांत सर ने इसे लिखा हुआ है तत्कालीन सदस्यों का कुल बहुमत। ठीक है, प्रभावी बहुमत या इफेक्टिव मेजोरिटी, दैट्स नोन एज तत्कालीन सदस्यों का कुल बहुमत। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह होता है कि जो संख्या है, कुल संख्या जो सदन की है, माइनस वैकेंट बाई 2 प्लस 1। अब ये वैकेंट का मतलब अनुपस्थित नहीं है सर, वैकेंट का मतलब होता है रिक्त। रिक्त यानी खाली। सदन में कोई सीट खाली कब होती है? संसद में, किसी भी सदन में, चाहे वो केंद्र का सदन हो चाहे वो राज्य का सदन हो, सदन में कोई सीट खाली तब होगी या किसी मेंबर की मृत्यु हो गई है, या कोई मेंबर इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, कोई मेंबर इस्तीफा देकर सिंगापुर चला गया है, उसका मन नहीं लग रहा है भैया भारत में, उसको सिंगापुर रहना नहीं रहेंगे। ठीक है, रिजाइन करके चले गए। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे भाई कि अगर संख्या खाली है, तो खाली है अगर संख्या, तो उसको इसमें से घटा दो। जैसे मान लीजिए कि कुल संख्या सपोज करिए 543 है, ठीक है, लोकसभा की। ठीक, अब इस लोकसभा में जैसे मान लो कि ऐसा नहीं होता है कि ज़्यादा सीटें हमेशा खाली हैं। सामान्यतः अगर आप देखें तो 4-5 सीटों के आसपास ऐसा दिखाई पड़ता है कि कभी खाली की अवस्था आती है। 5 से ज़्यादा तो बहुत कम ही ऐसा दिखाई पड़ेगा आपको। तो जिसमें 3 सीट अगर खाली है तो -3 कर दो। अब बचा किसमें, कितना इसमें? 540 बचा, तो 540/2 + 1। ठीक, ये जो आएगा इसे हम प्रभावी बहुमत कहेंगे। अब आपके मन में सवाल क्या है? अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर प्रभावी बहुमत से क्या होता है हमारे देश में? सदन में प्रभावी बहुमत से क्या किया जाता है, इफेक्टिव मेजोरिटी से क्या किया जाता है, ये आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। तो देखिए समझते हैं। तो प्रभावी बहुमत से सर भारत में लोकसभा के स्पीकर को इसी मेजोरिटी से हटाया जाता है। लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को अगर हटाना है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को हटाना है, तो इसी मेजोरिटी से सर क्या किया जाता है, हटाया जाता है। साथ साथ उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में जो प्रस्ताव सबसे पहले आता है वो राज्यसभा में आता है, और राज्यसभा में पहले वो इफेक्टिव मेजोरिटी यानी प्रभावी बहुमत से पारित किया जाता है। तो राज्यसभा का सभापति, जिसे आप उपराष्ट्रपति के तौर पे देख रहे हैं, तो इनको भी हटाने की प्रक्रिया में इस मेजोरिटी का प्रयोग किया जाता है। राज्यसभा का उपसभापति, डिप्टी चेयरमैन जिसे आप कह सकते हैं, डिप्टी चेयरपर्सन, उनको भी हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं तो पूरा तो अभी बताना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत समय ले लेगा, वो आप जो है टॉपिक पढ़ते समय देखेंगे सबको हटाने की प्रक्रिया। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक आपको बता दे रहा हूं कि जैसे लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए सर्वप्रथम उसे 14 दिन की पूर्व सूचना दी जाती है। 14 दिन की पूर्व सूचना देकर हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाएगा। अब लोकसभा में हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा तो उसे इफेक्टिव मेजोरिटी से यानी प्रभावी बहुमत से उसे पारित होना होगा। प्रभावी बहुमत से पारित होने का मतलब क्या है कि तत्कालीन सदस्यों का कुल बहुमत। तत्कालीन सदस्यों का कुल बहुमत मतलब कुल संख्या माइनस जो वैकेंट है यानी जो रिक्तियां हैं वो /2 + 1। अगर वो इफेक्टिव मेजोरिटी से पारित हो गया तो स्पीकर क्या जाएगा, हट जाएगा। ऐसे ही सर डिप्टी स्पीकर को भी हटाया जाता है इफेक्टिव मेजोरिटी से।
ठीक है, प्रभावी बहुमत से ही। और ऐसे ही राज्यसभा के उपसभापति को भी हटाया जाता है, और राज्यसभा का चेयरमैन जो होता है, जो उपराष्ट्रपति होता है, उसको भी हटाने की प्रक्रिया में प्रभावी बहुमत का इस्तेमाल होता है। खैर राज्यसभा में ही अकेले, जैसे उपराष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है एक बार सुन ही लीजिए संक्षेप में। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए 14 दिन की पूर्व सूचना देते हैं, और राज्यसभा में प्रस्ताव आता है, लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में प्रस्ताव आता है, क्योंकि वो राज्यसभा का सभापति है। और राज्यसभा में प्रस्ताव आएगा और इफेक्टिव मेजोरिटी से वहां पारित होना होगा, और वहां अगर इफेक्टिव मेजोरिटी से पारित हो गया फिर वो लोकसभा जाएगा, लोकसभा की सहमति लेनी होगी। अब लोकसभा की सहमति का मतलब लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से पारित होना होता है, ठीक है, तब वो जाके हटता है। क्लियर है? तो ये आप समझ गए कि आखिर इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है और इफेक्टिव मेजोरिटी का इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में क्या रोल है, यानी भारत देश में जो प्रक्रिया है, राज्य व्यवस्था है, उसमें इसका क्या रोल है। ठीक है, चलिए अब देखिए, मैं यहां पर प्रकार, मैंने यहां बहुमत लिखा। बहुमत का मैंने आपको सामान्य अर्थ बताया कि सामान्यता है या जनरली बहुमत का अर्थ क्या माना जाता है। उसके बाद मैंने बहुमत के यहां प्रकार बताया। तो क्या है कि सर यहां पर एक रट्टा मार अप्रोच क्रिएट होता है। रट्टा मार अप्रोच ये क्रिएट हो जाता है, बहुमत कितने प्रकार का होता है, बहुमत 5 प्रकार का होता है, बहुमत 4 प्रकार का होता है। तो इस तरह का अप्रोच मत डेवलप करिए सर, ठीक है। ऐसा मैं आपको ये जो डिवीजन में कर रहा हूं, ये जो क्लासिफिकेशन मेरे द्वारा यहाँ स्क्रीन पर किया जा रहा है कि मैंने यहाँ 2 बताया, फिर आगे चल के 2 और मैं बताऊंगा, ठीक है, तो वो क्लासिफिकेशन आपको समझाने के लिए किया जा रहा है। तो वहां पर रटने वाला अप्रोच मत कि ये 4 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार, 10 प्रकार, ऐसा नहीं है। हर मास्टर अपने हिसाब से क्लासिफाई करके आपको ये बता रहा है कि कोई बात सदन में पारित होती है तो उसके लिए कौन सा बहुमत का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब इसके अलावा कुछ और है प्रभावी बहुमत, इसके अलावा कुछ और है, अब यहां नहीं है तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अगली जो आपकी मेजॉरिटी है, तो इसको आप समझिए, एक होता है जिसे आप कहते हैं सर पूर्ण बहुमत, या बहुमत को ही सामान्य शब्द जो बहुमत का हम लोगों ने देखा था, या मेजॉरिटी का जो सामान्य अर्थ हम लोगों ने देखा था, उसी को पूर्ण बहुमत के अर्थ के तौर पर भी देखा जाता है। अंग्रेजी में हम इसे अब्सोल्यूट मेजॉरिटी के तौर पे समझते हैं, पूर्ण बहुमत के तौर पे समझते हैं। खैर चलिए, पूर्ण बहुमत का क्या मतलब है? तो पूर्ण बहुमत का मतलब होता है कि सर जो कुल है संख्या, कुल संख्या बटे 2 धन 1। ठीक है, अब ये संख्या कुल संख्या बटे 2, जैसे कि मान लीजिए कि आप देखते हैं कि हमारे भारत देश में केंद्र में सरकार लोकसभा के चुनाव से बनती है। ठीक है, अब लोकसभा के चुनाव से केंद्र में सरकार बनती है, और लोकसभा के चुनाव में जिस पार्टी को आधे से अधिक सीटें मिलती हैं, यानी कुल जो सीट है जिस पर चुनाव हुआ है, उस सीट का आधे से अधिक जिस पार्टी को मिलता है वही सरकार बनाती है। क्योंकि सरकार बनाने के लिए इफ यू एंजॉय द मेजोरिटी देन एंजॉय द गवर्नमेंट। अगर आप मेजोरिटी एंजॉय करते हैं तब आप गवर्नमेंट एंजॉय करते हैं। ठीक है, सरकार बनाने के लिए जिस सिद्धांत का इस्तेमाल भारत देश में होता है, उस सिद्धांत को हम डॉक्ट्रिन ऑफ मेजोरिटी के नाम से जानते हैं, या बहुमत के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और बहुमत का सिद्धांत ये कहता है इफ यू विल एंजॉय द मेजोरिटी देन एंजॉय द गवर्नमेंट। अगर आप मेजोरिटी एंजॉय करते हैं तो आप गवर्नमेंट एंजॉय करते हैं। यानी राज्यों में अगर सरकार बननी है तो विधानसभा की सीटों का आधे से एक अधिक चाहिए, चाहे वो अकेले एक पार्टी लेकर आ जाए, चाहे 2-4 पार्टी मिलकर बना ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 2-3 पार्टी मिलकर बनाएंगी तो उसे हम अलायंस गवर्नमेंट कहते हैं, गठबंधन सरकार कहते हैं। अकेले कोई पार्टी बना लेगी तो सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है। तो अब 543 सीटें लोकसभा की हैं, तो 543 बाई 2 + 1, ये संख्या जिसके पास आएगी, जो भी पार्टी इस संख्या को अचीव करेगी, फुलफिल करेगी, उसी की सरकार बनेगी। कहते हैं ना कि फलानी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया, तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो सरकार बनाने के लिए इस बहुमत की आवश्यकता होती है। तो यह बहुमत का सामान्य अर्थ होता है, जिसे हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहते हैं, या पूर्ण बहुमत। देखिए, यहां किसी प्रकार की रिक्ति की बात नहीं की गई है ना। यहां जो संख्या की बात मैं कर रहा था कि जो ये आपकी क्या है, कुल संख्या है, कुल संख्या का अर्थ कभी भी अधिकतम संख्या से मत लीजिएगा भैया। ठीक है, अब सामान्य बहुमत मैंने बताया तो मैंने क्या कहा कि जो लोग अनुपस्थित हैं उनको इसमें से घटा दो और आधे से एक अधिक कर दो, तो सामान्य बहुमत हो गया था। प्रभावी बहुमत मैंने क्या बताया कि अनुपस्थित नहीं, जो सीटें खाली हैं उस खाली सीट को हटा दो,
और फिर आधे से एक अधिक कर दो, क्या हो जाएगा? इफेक्टिव मेजोरिटी हो जाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट का मैंने क्या बताया? पूरे का आधे से एक अधिक कर दो, एब्सोल्यूट मेजोरिटी हो जाएगा, यानी पूर्ण बहुमत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग और अन्य मेजोरिटी को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप जिसे हमेशा सुनते रहते होंगे या जिसे स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं, या आप इसे विशेष बहुमत के नाम से जानते हैं, अक्सर आप इसे सुनते होंगे, विशेष बहुमत, यानी दिस इज नोन एज स्पेशल मेजोरिटी। अब स्पेशल मेजोरिटी के कुछ टाइप होते हैं सर, ठीक है, इसके कुछ प्रकार होते हैं जो आपको समझाने के लिए मैं क्लासिफाई कर रहा हूं, और क्लासिफाई करके मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कितने तरह के विशेष बहुमत का प्रयोग भारत देश में आपको दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें जो सबसे पहला टाइप है, ठीक, वो ये होता है भैया कि टोटल, अब देखो सबसे पहला टाइप को रटना नहीं है कि गुरुजी ने बता दिया सबसे पहला टाइप तो भाई उसी को रट रहे हैं कि नहीं, सबसे पहला टाइप ये होता है। ये समझाने के लिए मैं ऐसा क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, आप बस ऐसे समझिएगा कि विशेष बहुमत है और विशेष बहुमत के अलग अलग प्रकारों का प्रयोग अलग अलग जगहों पर किया जाता है। अब टोटल बाई टू, सॉरी माफ कीजिएगा, टोटल का 2/3, यानी पूरी कुल संख्या का 2/3। अब लोकसभा में जैसे इस बहुमत को हासिल करना है तो 543 की संख्या है, तो 543 की संख्या का 2/3 यानी 2/3। ठीक है, ये भी एक प्रकार का विशेष बहुमत है। सवाल ये उठता है कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग भारत देश में किया जाता है राष्ट्रपति को हटाने में। आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, और महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया है जिसका प्रोसीजर संविधान के अनुच्छेद 61 में वर्णित है, आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। और उसमें कहा गया है कि भाई अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या जो है उसके 2/3 हासिल करना होगा। यानी हटाने का जो प्रस्ताव है उसे लोकसभा में भी 2/3 मेजोरिटी से पारित होना होगा, और राज्यसभा में भी 2/3 मेजोरिटी से क्या करना होगा? पारित होना होगा, और टोटल कुल संख्या का 2/3 से उसे क्या करना होगा? पारित होना होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने के लिए ही दिखाई पड़ रहा है। देखिए अब एक बात समझिएगा कि महाभियोग के द्वारा कुछ अन्य लोगों को भी हटाया जाता है, हालांकि तकनीकी रूप से महाभियोग शब्द का इस्तेमाल उनके लिए नहीं किया जाता है, लेकिन महाभियोग जैसी प्रक्रिया ही होती है भारत देश में कुछ अन्य पदों के रिमूवल के लिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है, हाई कोर्ट के जज को हटाना है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें किस बहुमत का इस्तेमाल होता है? तो उसमें इस बहुमत का इस्तेमाल नहीं होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो ये राष्ट्रपति को हटाने के लिए इस बहुमत का इस्तेमाल हो रहा है। विशेष बहुमत में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर मेजोरिटी है सर, एक तो आपकी ये हो गई, राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, और दूसरी जो है मैंने आपको कहा कि जो कुल संख्या है, कुल संख्या का आधे से एक अधिक, टोटल बाई 2+1, एंड दूसरी शर्त है उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। पहले यहां पर मैंने बाई 2+1 शायद लिख दिया था, है ना? हाँ, वो गलती से लिखा हुआ था। प्रेजेंट एंड वोटेड यानी उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 होगा। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि उपस्थित और मतदान करने वालों का जो 2/3 है ये तो वैसे ही इस संख्या से ज्यादा होगा, क्योंकि आधे से एक अधिक और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, दोनों नंबर अलग अलग हैं, और ये नंबर ज्यादा वैसे देखने में ही ज्यादा लग रहा है, तो आखिर यही अकेले लिख दिए होते फिर संविधान, ये क्यों लिखे? तो ये इसलिए ऐसा किया गया कि कहीं ऐसा ना हो कि कम लोग आए हैं और उसमें 2/3 अलाउ कर दिए और संविधान संशोधन हो गया। इसीलिए इस शर्त को यहां कनेक्ट किया गया कि भाई दोनों शर्तें होनी चाहिए। क्या? कुल संख्या का आधे से एक अधिक होना चाहिए, प्लस जो लोग उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं उसका 2/3। ठीक है, दोनों शर्तों का फुलफिल होना जरूरी है। यह विशेष बहुमत का सबसे पॉपुलर टाइप है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत इसी से होता है, प्लस सुप्रीम कोर्ट के जज को ऐसे ही हटाया जाता है, प्लस हाई कोर्ट के जज को ऐसे ही हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को इसी तरीके से हटाया जाता है। हमारे भारत देश में
इसी बहुमत का इस्तेमाल करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी जिसे आप कहते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी इसी तरीके से हटाया जाता है, इसी बहुमत का इस्तेमाल करते हुए। राज्य में राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है उसको भी इसी तरीके से हटाया जाता है, इसी का इस्तेमाल करते हुए। तो ये एक पॉपुलर टाइप है, ठीक है। अब विशेष बहुमत के अगले टाइप पर हम चलें तो वो ये होता है उपस्थित और मतदान करने वालों का सिर्फ और सिर्फ 2/3, ठीक है। उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, यानी यहां पर ये वाली शर्त नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही शर्त है कि जो लोग उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं उसका 2/3। अब समझिए जरा सा भैया, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि इस बहुमत का प्रयोग आपको कहां देखने को मिलता है। तो इस बहुमत का प्रयोग इन 2 आर्टिकल के लिए देखने को मिलेगा। आर्टिकल 249 में देखने को मिलेगा आपको, एज वेल एज आर्टिकल 312 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये 249 और 312 क्या है? ये राज्यसभा की सर शक्तियां हैं, ठीक है। क्या शक्तियां हैं? तो 249 के बारे में अगर आपको नहीं सुना है आपने, तो मैं संक्षेप में आपको बताता हूं कि यदि राज्यसभा को यह शक्ति दी गई है कि राज्यसभा अपने यहां एक प्रस्ताव लाए और उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पारित करके ये घोषित कर दे कि राज्य सूची का जो कोई विषय है वो राष्ट्रीय महत्व का विषय है या राष्ट्रीय हित का विषय है, तो उस विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार हो जाता है, ठीक है। उस विषय पर किसको कानून बनाने का अधिकार होता है? संसद को। तो यानी संसद अनुच्छेद 249 के तहत अपने यहां राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत अपने यहां प्रस्ताव पारित करके संसद को राज्य सूची के विषय पर लॉ बनाने के लिए अथोराइज करती है। और सरल शब्दों में सुनना चाहते हैं तो, और सरल शब्दों में अगर सुनना चाहते हैं तो ऐसे समझिए सर कि भारत देश में लेजिस्लेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है। कौन किस विषय पर कानून बनाएगा ये स्पष्ट है। ऐसे देखिए कि यूनियन लिस्ट है हमारे भारत देश में, संघ सूची है, और संघ सूची पर कानून संसद बनाती है यानी केंद्र बनाती है। एक राज्य सूची है स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट पर कानून राज्य बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी। एक कंकरेंट लिस्ट है जिसे समवर्ती सूची कहते हैं, इस पर केंद्र और राज्य दोनों लॉ बनाते हैं, ठीक है। तो सामान्यतः अगर मैं कहूं कि राज्य सूची के विषय पर क्या केंद्र कानून बनाएगा, तो सामान्यतः आपके मुंह से ये जवाब आना चाहिए नहीं, राज्य सूची के विषय पर लॉ बनाने का अधिकार राज्यों को है। लेकिन क्या कोई ऐसी विशेष परिस्थिति होती है कि जब राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है? हाँ, देयर आर सम स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, और उस परिस्थिति में एक परिस्थिति 249 की है, और अनुच्छेद 249 ये कह रहा है कि राज्यसभा अपने यहां प्रस्ताव लाए और स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित कर दे, तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है, यानी पार्लियामेंट को मिल जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो 249 में किस बहुमत का? तो राज्यसभा अपने यहां जो संकल्प पारित करेगी वो उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पारित करेगी, राइट। 312 क्या है? 312 में भी इसके, अब 312 है सर राज्यसभा की एक शक्ति है ऑल इंडिया सर्विसेज यानी अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए। अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं कि हमारे भारत देश में केंद्रीय सेवाएं होती हैं जो केंद्र के लिए कार्यरत हैं, राज्य की सेवाएं होती हैं राज्य के लिए कार्यरत हैं। तो अखिल भारतीय सेवाएं ऐसी सेवाएं जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए होती हैं, जिसमें आपने आईएएस सुना होगा, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विसेज, आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, फॉरेन नहीं, फॉरेन सर्विसेज की केंद्रीय सेवा है, फॉरेस्ट सर्विसेज यानी वन सेवा। तो ये जो 3 सेवाएं हैं वो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, ठीक है, अखिल भारतीय लेवल पर कार्य करती हैं। ऐसे ही 3 सेवा के अलावा अगर किसी चौथी सेवा को बनाना है, जैसे मैंने 3 बताया आपको, अब कोई चौथी सेवा बनाना है तो कैसे? जैसे इस समय देखो बहस चल रही है, डिमांड चल रही है कि जुडिशियल सर्विस को भी ऑल इंडिया सर्विसेज बनाया जाए। तो ऐसी किसी चौथी सेवा को अगर बनाना है तो राज्यसभा अपने यहां प्रस्ताव लाए और उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पारित करे, पारित करके ये कहे कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार संसद को दे।
यानी राज्यसभा अपने यहां प्रस्ताव पारित करके नई ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने का राइट संसद को देगी। यानी राज्यसभा नहीं बना रही है नई ऑल इंडिया सर्विसेज, राज्यसभा संसद को इस बात के लिए अथराइज कर रही है अपने यहां संकल्प पारित करके, राइट। तो 312 में भी इस बहुमत का प्रयोग होता है। क्लियर है? तो यहां पर विशेष बहुमत में आपने सर ये 3 बातें देखी। एक पूरे का 2/3 कुल संख्या का, जो कि राष्ट्रपति को हटाने में प्रयोग हो रहा है अनुच्छेद 61 में, प्लस आपने देखा कुल का आधे से एक अधिक और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। ठीक है, ये संविधान संशोधन के लिए इसका प्रयोग हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस के लिए भी इसका प्रयोग हो रहा है। और तीसरा आपने देखा कि उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, इसका प्रयोग 249 और 312 के केस में हो रहा है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आजादी का ये महोत्सव आप सभी को मुबारक हो। इस इंडिपेंडेंस डे पर आप देश के किसी भी कोने में अगर बैठे हैं तो किसी भी कोने में बैठे हुए आप उत्कर्ष परिवार के साथ जुड़कर किसी भी परीक्षा की सफलतामूलक तैयारी करने की आजादी पाएं। स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर हमारा उत्कर्ष परिवार आप सभी के लिए लेकर आ रहा है 90% छूट का धमाकेदार ऑफर। 13 तारीख से लेकर 17 अगस्त तक आपको 90% छूट मिल रही है, यानी 90% छूट मिल रही है। और साथ साथ एक बात और है कि आज यानी 13 अगस्त को हमारे उत्कर्ष परिवार के अभिभावक श्री निर्मल सर का जन्मदिन है और हमारे अभिभावक के जन्मदिन पर आप सभी को 10% की एक्स्ट्रा छूट मिल रही है, यानी 10% आप अतिरिक्त छूट पा सकते हैं आज के लिए, यानी 13 अगस्त को। साथ साथ सर ध्यान दीजिएगा कि अतिरिक्त छूट उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने वर्तमान में उत्कर्ष एप्लीकेशन से कोई भी कोर्स खरीदा हुआ हो, उन्हीं के लिए है। कि हम लोगों ने एक पढ़ी जिसे आप कह रहे हैं सिंपल मेजोरिटी, यानी सामान्य बहुमत। क्या है सामान्य बहुमत? उपस्थित और मतदान करने वालों का आधे से एक अधिक। सामान्य कानून बनाने में इसका प्रयोग हो रहा है। दूसरा हमने पढ़ा जिसे आप कह रहे हैं सर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी या पूर्ण बहुमत। क्या है ये? पूरे का आधे से एक अधिक, सरकार बन रही है इस मेजॉरिटी से। तीसरा आपने क्या पढ़ा? स्पेशल मेजॉरिटी यानी विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में आपने 3 पढ़ा, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप। ठीक है, पहले में आपने देखा कि राष्ट्रपति को हटाने वाला पूरे का 2/3, दूसरे में आपने देखा आधे से अधिक प्लस उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, और तीसरे में आपने देखा कि उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। ठीक है, 3 ये हो गया। अब कुछ विशेष बातें और थोड़ा सा समझिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि संविधान, इसको ऐसे ही सुन लीजिए मौखिक रूप से, कि संविधान में संशोधन के लिए आपने देखा कि जिस बहुमत का प्रयोग हो रहा है वो है कुल का आधे से एक अधिक और प्लस उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। अब भारत देश में अगर हम संविधान संशोधन की बात करें तो भारत देश में संविधान संशोधन 3 प्रकार से होता है। थोड़ा सा संक्षेप में मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे कि आपके भीतर एक समझ बनी रहे, आप कंफ्यूज ना हो। संविधान में संशोधन भारत देश में तो एक तो होता है सामान्य कानून बनाकर। सामान्य कानून बनाकर जो संशोधन होता है ये एक्चुअली 368 यानी 368 का संविधान संशोधन ये नहीं माना जाता है। इसे सामान्य कानून ही कहते हैं। जैसे किसी राज्य को बांटना है, उत्तर प्रदेश को 4 भाग में बांटना है, उत्तराखंड बना, जैसे मध्य प्रदेश को निकाल के छत्तीसगढ़ बना, किसी राज्य का नाम बदलना है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का नाम बदल के रसगुल्ला रखना है, ठीक। तो ऐसा जो संशोधन होता है वो होता तो संशोधन है, लेकिन वो संविधान संशोधन की लिस्ट में नहीं शामिल होता है, यानी वो 368 का संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। तो 368 के जो संविधान संशोधन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह विशेष बहुमत से पारित होना होगा, और विशेष बहुमत में कौन सा बहुमत? जो मैंने आपको बताया था कि कुल का आधे से एक अधिक प्लस जो लोग उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं उसका 2/3, ठीक है। एक तो ये टाइप है, यानी कोई संविधान संशोधन विधेयक आया और उसको अधिनियम बनने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में क्या करना होगा? विशेष बहुमत से, इस बहुमत से पारित होना होगा। एक तो ये है, ठीक है।
दूसरा टाइप, ये देखो, ये दोनों संशोधन 368 के संशोधन माने जाते हैं। 368 हमारे भारत देश में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बताता है। इसी के तहत भारत के संविधान में संशोधन होता है। दो प्रकार हैं। अब तक जो संशोधन आपने देखे हैं 100+ हुए हैं, वो इसी प्रक्रिया के तहत हुए हैं। अब इसमें एक प्रकार तो ये है जिसमें अकेले संसद संशोधन कर लेती है, अकेले संसद कर लेती है। लोकसभा राज्यसभा में विशेष बहुमत से पारित हो गया, संशोधन हो गया। एक प्रकार यह होता है कि जिसमें संसद के साथ साथ आधे राज्यों की भी सहमति की जरूरत पड़ती है। तो दूसरा प्रकार वो है कि संविधान के संघीय व्यवस्था में अगर परिवर्तन करना है, संविधान का संघीय ढांचा जहां राज्य केंद्र दोनों का अस्तित्व है, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है ना, 7वीं अनुसूची, इनमें अगर संशोधन करना होता है तो संसद अकेले नहीं कर सकती है। यह टफ प्रोसीजर है, उसके लिए राज्यों की भी सहमति लेनी पड़ती है। ठीक है, राज्यों की सहमति भी लेनी पड़ती है, तो आधे राज्यों में भी उसे पारित होना होता है। तो इसे भी लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि सर लोकसभा राज्यसभा में तो विशेष बहुमत से पारित ही हुआ, यानी स्पेशल मेजोरिटी से ये पारित ही हुआ, साथ साथ प्लस हाफ स्टेट में भी पारित होना होगा, तो इसे भी लोग एक कहते हैं कि ये भी एक मेजोरिटी है। तो ध्यान दीजिए, इसमें ज़्यादा जज्बाती मत होइए कि ये भी एक मेजोरिटी है, बस आप ऐसे समझिए कि हाँ ऐसा होता है, ये भी एक प्रक्रिया है। लेकिन इसमें भी आप देख रहे हैं सेकेंड टाइप वाले में भी पहले संसद में पारित हो रहा है उसी बहुमत से जो मैंने आपको बताया ये वाला, फिर उसके बाद राज्यों में पारित होगा, वहां सिंपल से पारित होगा। ठीक है, तो इसको अलग से आप देखकर कंफ्यूज मत हुआ करिए। ठीक है, अच्छा, एक बहुमत और है जो भारत के अलावा अन्य देशों में आपको दिखाई पड़ेगा, 3/4। देखो भारत में आपको 2/3 दिखाई पड़ा, आधे से एक अधिक दिखाई, 3/4 का कॉन्सेप्ट नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन अन्य देशों में आपको 3/4 का दिखाई पड़ सकता है। भारत देश में भी 3/4 बहुमत का कॉन्सेप्ट कहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन वो सदन में नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, भारत देश में भी 3/4 बहुमत का कॉन्सेप्ट दिखाई पड़ता है, लेकिन वो सदन में दिखाई नहीं पड़ता है। बल्कि अगर आपने सुना होगा जीएसटी के बारे में, तो जीएसटी काउंसिल की जो बैठक है ना, वहां पर 3/4 बहुमत का कॉन्सेप्ट नया नया आया है। ठीक है, जीएसटी आने के बाद से, लेकिन वो सदन की बात नहीं, सदन में कोई भी बात ऐसी नहीं है। हाउस जो है भारत देश में, वहां कोई भी ऐसी बात नहीं है जहां पर 3/4 बहुमत से कुछ पारित हो रहा हो। ठीक है, तो चलिए, तो ये था आपका बहुमत का प्रकार, जिसमें आपने देखा सारी की सारी मेजोरिटी, कौन सी मेजोरिटी का क्या मतलब होता है और कहां पर वो प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये सत्र कैसा लगा। ठीक है, और ऐसे ही स्पेशल टॉपिक्स पढ़ने के लिए, विशेष टॉपिक पढ़ने के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो अलग अलग विशेष टॉपिक पर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ। जितना आप अच्छे से प्यार देंगे, जितना आप जो है उत्साहित करेंगे, उतना अच्छे से अगले टॉपिक में मैं नई ऊर्जा के साथ आऊंगा और नए सत्र को आपके समक्ष डिस्क्राइब करूंगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।